अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी एंड सी। सो हम देखेंगे इसको हम कैसे एक के मैप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और किस तरह से इसका सारा प्रोसेस होगा। सो इसमें हम सबसे पहले तो नंबर्स ऑफ सेल डिटरमाइन कर लेते हैं, वो हमें पता है कि 3 वेरिएबल्स हैं। सो इस केस में हमारे पास 8 सेल्स होने वाले हैं। सो इसका कैसे हम कैसे जो है वो ग्रिड बना सकते हैं कि ये मैप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिंपल पहले तो हम एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो 8 ब्लॉक्स बन गए। अब यहाँ पर हमने जैसे पहले हमने बात की थी 2 वेरिएबल्स के साथ, वहाँ पर हम एक वेरिएबल तो कॉलम वाइज़ ले लेते थे और एक वेरिएबल हम रो वाइज़ ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गई हैं और एक रो है और एक ही कॉलम है। मतलब 2 डायमेंशंस ही हैं हमारे पास। सो इस केस में अब हम क्या करेंगे? इस केस में हमारे पास जो एक तरीका होता है वो कुछ इस तरह से है कि हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को कॉलम वाइज़ लेते हैं। वो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा ए होता है और जब सिंगल वेरिएबल होता है तो उसकी 2 ही केसेस होते हैं। या तो वो ए बार हो सकता है या तो ए हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सो ये हम 2 वेरिएबल्स के साथ देख चुके हैं। अब बारी आती है हमारे पास अब हमारे पास बारी आती है 3 वेरिएबल्स के केस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने एक वेरिएबल को रो वाइज़ लिस्ट कर दिया, लेकिन 2 वेरिएबल्स को हम जो है वो कॉलम वाइज़ लिस्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैं बीसी लिखता हूँ बिकॉज़ मैं बीसी को इस तरह से डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर इन पोज़ीशंस पे बीसी की क्या वैल्यूज़ आ रही होंगी, उनको असल समझना है हमने। सो अगर मैं थोड़ा-सा रिमाइंड करूँ आपको, ट्रुथ टेबल पर लेके जाऊँ, तो क्या होता था वहाँ पर जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल होते थे बी एंड सी, तो उसकी हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती थी, कुछ इस तरह से 1, 1, 0, 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0। सो हमने सिंपल क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है। सो कैसे करेंगे पुट? बी की वैल्यू पहले 1 है और उस टाइम सी की वैल्यू क्या है? वो भी 1 है। एंड यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है? 0 है। देन क्या है हमारे पास? ए बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। बट यहाँ पर जब हम के मैप में कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे? हम इनकी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे। 0 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। यहाँ पर एक वजह है इसको शिफ्ट करने की, उस रीज़न को मैं आपको बताऊँगा आगे। बट अभी हम फॉर दिस टाइम बीइंग हम 0 को यहाँ पर लिख देंगे एंड नेक्स्ट हमारा क्या है? 0 एंड 1। अगर हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? जहाँ पर हमें 1 है तो इट्स मीन्स के बार आएगी वेरिएबल पे बी बार, सी बार, बी बार, सी, बी एंड सी, बी और सी बार। तो कुछ इस तरह का हमारा जो है वो के मैप तैयार हो गया। इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप इनकी वैल्यूज़ को याद भी रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ट्रुथ टेबल बनाएँ और फिर हम उसको वैल्यूज़ को गेस कर रहे हों कि क्या आनी चाहिए। सो यहाँ पर आप इन वैल्यूज़ को याद भी रख सकते हो इन बिट्स की हेल्प से। 1 1 0 0 एंड 1 0 0 1 और फिर आप ऊपर इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हो। सेम 2/2 के लिए जैसे हमने 2/2 में किया था कि इनके कॉरेस्पॉन्डेंस सेल्स में इनकी वैल्यूज़ लिखी थी, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ वैल्यूज़ हमने इनके इन कॉरेस्पॉन्डेंस सेल्स में हमने लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है इन वैल्यूज़ को इनको प्लॉट करना। ये जो हमारे पास छोटे-छोटे फंक्शंस हैं, इनको प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके सेल्स को फाइंड करेंगे। तो पहला सेल हमारे पास क्या है, पहला फंक्शन क्या है, वो है ए बार बी सी। ए बार बी सी, तो ये कहाँ पर हमें मिल रहा है ए बार सी, तो हमें इस पॉइंट पर मिल रहा है। हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा यहाँ पर एक डैश लगा के 1 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए बार बी सी बार, ये हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये हमें साथ वाले ही ब्लॉक में मिल रहा है। ए बार बी सी बार, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ए बी बार एंड सी बार है।
सो ये हमें कहाँ पर मिल रहा है? ये हमें इस ब्लॉक में मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मैं 1 लिख दूँगा। फॉर द लास्ट वन ये हमें कहाँ मिल रहा है? ये हमें इसके साथ मिल रहा है, ये है 1। सो ये हमारी जो है वो मैपिंग हो गई। अब अगर हम इसकी पेयरिंग करें तो हमने बात की थी या तो हम 2 की पेयरिंग कर सकते हैं या तो 4 1 इकट्ठे हमें नज़र आ रहे हों तब पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 पेयरिंग्स तो 4 1s तो इकट्ठे नज़र नहीं आ रहे, तो 4 वाली जो पॉसिबिलिटी है वो तो नहीं हो सकती। 8 वाली भी ऑब्वियसली नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे 2 वाली के लिए, क्या 2 पेयर्स बन रही हैं हमारे पास? यस, 2 पेयर्स हमारे पास बन रही हैं। एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। अब सेम उसी तरह ही जैसे हमने 2 वेरिएबल्स के लिए देखा था कि जिस वेरिएबल में हमें चेंज नज़र आ जाएगा उस वेरिएबल को हम लेफ्ट कर देंगे, जो वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा हम उस वेरिएबल को पिक कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ब्लॉक में ए, बी, सी ए, बी बार एंड सी बार है और इसी तरह से यहाँ पर ए, बी बार और सी है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ए जो है मुझे कांस्टेंट नज़र आ रहा है जिसमें चेंज नहीं आ रहा और इसी तरह से और कौन-सा वेरिएबल है जिसमें चेंज नहीं आ रहा? अब बी भी है जिसमें चेंज आ रहा है, बी बार है, सॉरी बी जो है वो बी बार जो है वो मेरे पास ऐसा वेरिएबल है जिसमें चेंज नहीं आ रहा, जो कि दोनों सेल्स में बी बार ही रह रहा है। सी जबकि इसमें मुझे चेंज देखने को नज़र आ रहा है तो मैं उसको लेफ्ट कर दूँगा। सो फॉर द नेक्स्ट अगर मैं देखूँ इस रो के लिए, इस रो में क्या सिचुएशन है? इस रो में मेरे पास एक तो ए कांस्टेंट है, ए बार सॉरी कांस्टेंट है तो मैं ए बार लिख लूँगा एंड और कोई वेरिएबल मुझे नज़र आ रहा है जो कांस्टेंट है, वो है बी। बी मुझे कांस्टेंट नज़र आ रहा है जबकि जो सी है वो यहाँ पर सी है और इधर सी बार हो जाता है, तो उसमें चेंज आ जाता है। तो ये मेरे पास जो है वो इस फ़ंक्शन की सिम्प्लीफाइड फॉर्म आ जाती है। सो इस फ़ंक्शन की सिम्प्लीफाइड हमारे पास फॉर्म क्या बन रही है? ए बी बार प्लस ए बार बी। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट्स डज़न्ट मैटर, इसकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। सो ये था 3 वेरिएबल्स के साथ के मैप। अब हम कुछ और एग्ज़ाम्पल्स 1-2 और एग्ज़ाम्पल्स भी करेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके, अच्छी हो सके। अगर आपको समझ नहीं आ रही सो होपफुली समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप वीडियो को दोबारा देखोगे, आपको समझ आ जाएगी और हम कुछ और एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एग्ज़ाम्पल आती है फ़ंक्शन क्या है, फ़ंक्शन क्या कहता है? फ़ंक्शन भैया ये कहता है कि ये हमारे पास ए बी सी है प्लस ए बी, हम एग्जैक्टली सेम हम उसी तरह से ही करेंगे। मैं अब उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट उनकी वैल्यूज़ को लिख दूंगा, क्योंकि हम डिटेल्स पे पहले बात कर चुके हैं। हमें पता है कि यहाँ पर हमें एक ऐसा के मैप होगा जिसके 8 सेल्स होंगे, ये तो हमें पता है। सो ये हमारे पास के मैप आ गई। यहाँ पर हमें पता है कि हम ए को लेने वाले हैं तो ए की 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो ए या तो ए बार या तो ए हो सकता है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो हमने पिछले प्रीवियस में जो हमने बनाई थी, वो कुछ इस तरह से बनाई थी। ये पॉसिबिलिटीज़ थी, तो हम इन पॉसिबिलिटीज़ को ही जस्ट दोबारा लिख लेंगे। बी बार एंड सी बार, बी बार एंड सी, बी सी एंड बी, सी बार। सो ये आप इसको याद भी रख सकते हो एंड अगर आप समझना चाहते हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो कि कैसे हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखा। सेम हम यहाँ पर भी इनकी वैल्यूज़ को लिख देंगे, थोड़ा-सा मैं अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फंक्शंस को मैप करना। यहाँ पर फर्स्ट क्या है हमारे पास? ए बार बी सी। ए बार बी सी हमें कहाँ पर नज़र आ रहा है? ए बार बी सी हमें इस पॉइंट पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 1 लिख दूँगा। फिर है हमारे पास ए बी बार सी बार। ए बी बार सी बार मुझे इस पॉइंट पे नज़र आ रहा है, इस सेल में नज़र आ रहा है। फिर है मेरे पास ए बी सी। ए बी सी कहाँ पर नज़र आ रहा है? ए बी सी यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर है मेरे पास ए बी सी बार जो कि मुझे इस कॉर्नर वाले सेल में नज़र आ रहा है। सो ये तो होगी मैपिंग इसकी। अब हम बात करते हैं इसके पेयरिंग्स की। तो पेयरिंग की हमने देखा था कि हम 8 जो हमारे पेयर्स हैं उसको देख सकते हैं या 4 को देख सकते हैं या 2 को देख सकते हैं। अब यहाँ पर ना तो मुझे 8 नज़र आ रहा है,
ना तो अगर यहाँ पर एक 1 होता तो मैं कह सकता था कि ये मेरा जो है वो एक पेयर बन जाता 4 का, बट यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 0 है। आप बाकी पे 0 लगा सकते हो। सो 4 की भी जो पॉसिबिलिटी है वो भी कैंसल हो गई। अब बचता है 2। क्या 2 के मेरे पास पेयर्स बन रहे हैं? यस, बन रहे हैं पेयर। एक मेरे पास 2 का पेयर ये बन जाता है, और अब मुझे नज़र आ रहा है कि 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कॉर्नर्स पर हैं, बॉर्डर्स पर हैं। हमने बात की थी पहले, या तो आप रोज़ में पेयरिंग कर सकते हो या तो कॉलम्स में कर सकते हो, लेकिन डायगोनल्स में नहीं कर सकते हो। लेकिन हमने एक थर्ड पॉसिबिलिटी की पीछे बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं जब 3 वेरिएबल्स पे हम कर रहे होंगे, तो तब मैं आपको बताऊँगा। वो ये थी कि जब हमारे पास सेम बिट, जब हमारे पास वन्स बॉर्डर्स पर होंगे, सेम बॉर्डर्स पर होंगे, तो हम उसकी पेयरिंग कुछ इस तरह की भी कर सकते हैं। एक ये वाला, सो आप इसको एक पेयर मान सकते हो। अगर इसी तरह से 1 यहाँ पर होता और एक यहाँ पर होता, तो आप उसको ऐसे भी पेयरिंग कर सकते थे। सो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ये भी आप इसकी पेयरिंग कर सकते हो 3 वेरिएबल्स के केस में। सो एक तो पेयरिंग मेरी ये वाली होगी। ठीक हो गया। एक पेयरिंग क्या होगी मेरी? इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो एक पेयरिंग मेरी ये होगी। अब मुझे इनके रिज़ल्ट्स को देखना है, सिम्प्लीफाई फॉर्म को देखना है। सो पहले मैं इस रो को देख लेता हूँ, इस रो में क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ तो मेरे पास 2 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि कांस्टेंट हैं, जिसमें चेंज नहीं आ रहा। वो कौन से हैं? बी एंड सी। क्योंकि बी में चेंज नहीं आ रहा और सी में चेंज नहीं आ रहा, दोनों में। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले सेल की और इस वाले सेल की, जो कि पेयर्स हैं, इनमें किस वेरिएबल में चेंज नहीं आ रहा? अगर मैं गौर करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो ए है और एक तो सी है, जो कि कांस्टेंट है, जबकि बी में मुझे चेंज नज़र आ रहा है। तो मैं ए लिख दूँगा और यहाँ पर मैं जो है वो सी बार लिख दूँगा। सो दिस इज़ द सिम्प्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग के मैप। सो ये था अ, एक और एग्जांपल जिसको हमने के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई किया। सो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स आपके बुक में हुई हुई हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी जो है वो के मैप को प्रैक्टिस कर सकते हो। बस एक के मैप है जो कि पहले से ही जिसकी वैल्यूज़ मैप हुई हैं। जस्ट हमने क्या करना है, हमने इसकी पेयरिंग करनी है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ इसके बारे में भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ, जहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का के मैप बन रहा हो। सो हमने देखा था कि हम पेयरिंग या तो 16 एलिमेंट सेल्स की करते हैं, या तो 8 की, या तो 4 की, या तो 2 की। यहाँ पर हम मैक्सिमम से देखते हुए चलेंगे 16 को। यहाँ पर हमें 16 तो नज़र नहीं आ रहे ऐसे सेल्स जिसमें 1 हो या पेयरिंग बन सके। ना ही हमें यहाँ पर 8th का पेयर नज़र आ रहा है। सो हम मूव करेंगे अपने 4 के ऊपर। तो 4 का अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये वाले सेल एक पेयर बना रहे हैं। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा एक 4 का पेयर बन गया। अब बच गया ये वाला एक सेल। मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले सेल को इसके साथ पेयर कर दूँगा। सो यहाँ से मेरे पास एक 4 का पेयर बन गया और एक 2 का पेयर बन गया। अब जो 4 का पेयर है, उसकी मैपिंग या उसकी जो सिम्प्लिफिकेशन है वो कैसे होगी, हम उसको देखते हैं। सो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने इन 4 सेल्स को देखते हुए ये एवेलुएट करना है कि कौन सा वेरिएबल इन तमाम सेल्स में कांस्टेंट है, सेम है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर एक ए बार है, यहाँ पर भी ए बार है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, मतलब ए में चेंज आ रहा है। फिर अगर हम बी को देखें तो यहाँ पर बी बार है, यहाँ पर बी है, बी बार है और बी है, तो यहाँ पर भी हमें बी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो सी है वो कांस्टेंट रह रहा है चारों ब्लॉक्स में। सो अब हम देखते हैं इस वाली रो के अंदर, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रह रहा है। सो हमें देखने से ये पता चल रहा है कि हमारा जो बी है, हमारा क्या है, हमारा जो, बिकॉज़ यहाँ बार है, तो हमारा जो ए बार बी है वो कांस्टेंट हमारा जो है वो यहाँ पर रह रहा है। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा फंक्शन है, जो सिम्प्लीफाइड फॉर्म है, वो कुछ इस तरह से है। सो इस तरह से आपके बुक में मल्टीपल और भी एग्जांपल्स हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, कि मैं आपकी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हो।
स्टार्ट में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी 3 वेरिएबल्स के हवाले से। उसमें ये था कि जब भी हम अ, रो वाइज़ कॉलम वाइज़ बिट की डिवीज़न करते हैं, तो उसमें हमने थोड़ा-सा चेंज देखा था एज़ कंपेयर टू ट्रुथ टेबल। यहाँ पर तो सिंपल हमने देखा था कि ए बार और ए आता है। आप यहाँ पर पहले ए या ए बार भी लिख सकते हो। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है। सो यहाँ पर हम ए बार ही लिख लेते हैं फॉर द इस एग्ज़ाम्पल के लिए। यहाँ पर हमने देखा था कि ये 1 के बराबर है और ये 0 है। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे जो हम मैपिंग कर रहे होंगे 2 वेरिएबल्स की बी और सी की, वो एग्ज़ैक्टली ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। मतलब अगर हम बी वेरिएबल लें तो उसका 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है और फिर 0 है। अगर मैं सी की बात करूँ तो सी में क्या करते थे हम, एक बिट का चेंज लाते थे 1 0 1 0। सो नॉर्मली ट्रुथ टेबल की मैपिंग कुछ इस तरह से होती है। बट हमने देखा था कि हम इस पॉइंट पर जो है क्या कर रहे थे, इस पॉइंट पर हम दोनों को 0 कर रहे थे और मतलब सिंपली क्या कर रहे थे, इस वाले बिट को यहाँ से रिप्लेस कर रहे थे जस्ट। सो क्यों कर रहे थे, अभी हम उसी को ही देखने जा रहे हैं, व्हाई वी आर रिप्लेसिंग द बिट्स, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसको रिप्लेस करने की। सो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा इन बिट्स को गौर से देखना होगा। K-मैप का एक रूल होता है कि जब भी हमने बिट्स को लिस्ट करना है, बिट्स को जब हमने सेल्स के ऊपर लिखना है, तो उसमें ग्रुप ऑफ बिट्स में सिर्फ एक बिट में ही चेंज आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सो यहाँ पर अगर 1 है दोनों बिट्स हमारे पास, तो नेक्स्ट में हमने मेक श्योर करना है कि हमारा जो चेंज आ रहा है नेक्स्ट सेल पे, वो सिर्फ एक बिट के अंदर चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो इस पोजीशन पे B1 था, तो यहाँ पर भी 1 है, बट यहाँ पर देखें तो C जो है वो 0 हो गया। सो ये तो ठीक है, ये वाली कंडीशन तो सैटिस्फाई हो रही है कि सिर्फ एक बिट में चेंज आ रहा है। बिकॉज़ जो हमारा B है वो एग्ज़ैक्टली 1 है, सेम है 1, और C जो है वो चेंज हो गया है जो कि 0 बन गया, इन्वर्ट हो गया। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर इसको अगर देखें, इसको देखते हुए अगर हम आगे जाएँ, तो यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि B जो है, B 0 में चेंज हो गया है और जो C है वो 1 में चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों बिट्स में चेंज आ रहा है। B भी 0 में इन्वर्ट हो गया है और C भी 0 से 1 में इन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, बिकॉज़ दोनों बिट्स इन्वर्ट हो गए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक बिट को इन्वर्ट करवाते हैं। सो इसके लिए हम बी को तो इन्वर्ट हम करवा देते हैं, बट हम सी की जगह सी को हम इन्वर्ट नहीं करवाते, सी को हम ज़ीरो ही लिख देते हैं। सो इस तरह से हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो आ जाता है। अब हम जब फोर्थ के ऊपर पहुँचते हैं, फोर्थ कॉलम पर, तो यहाँ पर इसको देखते हुए अगर हम फोर्थ कॉलम पे मूव करते हैं, तो बी का बिट तो हमारे पास ज़ीरो ही है, बट सी का बिट अब हमने चेंज करना है। बिकॉज़ दोनों में चेंज नहीं आ रहा, एक में आना चाहिए चेंज, जो कि मस्ट है। दोनों में चेंज नहीं ला सकते हो आप, आपको एक बिट में चेंज लाना ही लाना है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। सो इस तरह से हम बिट्स को डिवाइड कर रहे होते हैं, बिट्स को कॉलम्स पर लिख रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर 0 0 लिखते हैं एंड फिर 0 1 लिखते हैं। सो इसकी अब जो तरतीब है वो के मैप के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होगी। सो ये था, होपफुली कि आपको समझ आ गया है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स है, हम उसको कवर करते हैं और देन हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। सो देन मूविंग टू द मेन टॉपिक, हम स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ यूजेस ऑफ लॉजिक गेट लिस्ट किए गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास मेमोरी सर्किट्स है, फिर क्लॉक साइक्रोनाइजेशन है, फिर हमारे पास डाटा एन्कोडिंग एंड डिकोडिंग है, और इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी हैं। सो हम इनको ब्रीफली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मेमोरी सर्किट्स हैं। लॉजिक गेट्स को हम फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस को बिल्ड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले से। सो अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताता चलूँ। फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस बेसिकली कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के, जो कि डाटा को बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। सो लॉजिक गेट्स उनकी भी हेल्प करते हैं, उनकी बिल्डिंग में भी। सो उसके बाद हमारे पास है क्लॉक साइक्रोनाइजेशन।
क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में हमारे पास लॉजिक गेट अगेन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लॉक सिग्नल्स को भेजने में। क्लॉक सिग्नल्स बेसिकली ये बता रहा होता है कि कोई भी प्रोसेस कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, कितने साइकिल्स में एग्जीक्यूट हो रहा है, और कितने साइकिल्स पर सेकंड या किस तरह से सिग्नल प्रोसेस कर रहे हैं। सो ये तमाम चीज़ें भी लॉजिक गेट्स हैंडल कर रहा होता है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। उसके बाद आता है डाटा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो आस्की की जब हमने बात की थी, कि हमारे पास कुछ तो आस्की कैरेक्टर्स भी होते हैं लेकिन हम कहीं पर बाइनरी इनकोडिंग भी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हम अपने डाटा को एनकोड कर लेते हैं कुछ सीक्रेट कोड्स में। देन फिर हमारा जो रिसीवर होता है वो उसको डी कोड करता है। तो यहाँ से भी लॉजिक गेट्स हमें हेल्प करते हैं उस चीज़ में भी। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेटर सर्किट्स में भी हमें लॉजिक गेट्स देखने को मिलते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलती है, जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शंस एंड बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें नज़र आ जाती हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी, ये भी हमने स्टार्ट में बात की थी एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में, कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसमें एक हाई इनपुट होती है एंड एक लो इनपुट होती है। वो एनालॉग सिग्नल्स की तरह उसमें उस तरह से वेव फॉर्म नहीं बन रही होती। यहाँ पर हमारे पास ज़ीरोज़ एंड वन में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास डाटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन है। सो ये भी एग्जैक्टली सेम उसी तरह ही जैसे हमने इनकोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ा। सो लॉजिक गेट सेम एग्जैक्टली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस में उसी तरह से ही काम कर रहे होते हैं, डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, एनकोड करने के लिए, और देन दूसरे एंड पर जब आप रिसीवर को सेंड करते हो तो उस डाटा को डिकोड करना या डिक्रिप्ट करना भी लॉजिक गेट से ही हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम्स में, सिक्योरिटी अलार्म्स में हमारे पास लॉजिक गेट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स में, हमारे अलार्म सिस्टम्स में जब हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, तो सेंसर्स किसी बेसिस पर ही जो है वो ऑन होता है। वो बेसिस क्या हो सकती हैं, वो मे बी टेम्परेचर हो, कि यहाँ पर लेट्स सपोज के इस रूम का टेम्परेचर इससे बढ़ जाए तो हमारा अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो या तो हमारा जो है वो समथिंग कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वाटर ओवरफ्लो कर जाए तो हमारा अलार्म जो है वो सारा स्टार्ट हो जाए। सो जब सारे सिग्नल्स जो दे रहा होता है वो हमारे लॉजिक गेट्स की ही इम्प्लीमेंटेशन होती है, जिसकी बेसिस पे वो सिग्नल जनरेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रैफिक लाइट कंट्रोल है। ये हमारे पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो हम रोज़ अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स कैसे काम कर रहे होते हैं। सो इसी तरह से लॉजिक गेट की यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये थी वीडियो। आई होपफुली कि आपको समझ आ गई होगा के मैप का भी और लॉजिक गेट्स के यूजेस को भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो, सो थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।